नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। मैं हूं आपके साथ दीपाली। अपराध का राजनीतिकरण और राजनीति का अपराधीकरण, ये दो विषय ऐसे हैं जिन पर पिछले कुछ साल में ना जाने कितनी बहस हुई, लेख लिखे गए, किताबें लिखी गई और परीक्षाओं में निबंध पूछे गए। इन सब जगहों पर अपराध और राजनीति के गठजोड़ के बहुत से पहलुओं की पड़ताल की गई और सामाजिक और राष्ट्रीय संदर्भों में इसकी जमकर आलोचना हुई। लेकिन इस गठजोड़ में जितनी आलोचना हुई, ये उतना ही मजबूत होता गया। कानपुर में विकास दुबे के घर पर पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ जैसी घटना और उसके बाद पुलिस के करीब 100 टीमों के सक्रिय होने के बावजूद उसका फरार हो जाना इस मजबूती को न सिर्फ उजागर करता है बल्कि तस्दीक भी करता है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि राजनीति में अपराधीकरण बढ़ता जा रहा है। तो विकास दुबे ने के मामले में एक बार फिर से सियासत और अपराध जगत के गठजोड़ पर बहस तेज कर दी है। एक बार फिर सवाल ये उठने लग गए हैं कि क्या अपराधियों और नेताओं के बीच गठजोड़ इतना गहरा है कि एक समय पर ये सिस्टम पर हावी होने लगता है? क्यों अपराधियों को इतनी शय मिलती है कि उनके सामने सरकार, कानून और सिस्टम लाचार नजर आने लगते हैं? सालों से देश में इस पर बहस छिड़ी हुई है, लेकिन कोई हल नहीं निकला। अब भी राजनीति और अपराध का गठजोड़ देश की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के सामने चुनौती बनकर खड़ा हुआ है। देश में सियासत से अपराधियों को रफा दफा करने की कवायद लंबे समय से की जा रही है। बीजेपी के दिवंगत नेता अटल बिहारी वाजपेयी राजनीति में बढ़ते अपराध को रोकने को लेकर काफी मुखर रहे। उन्होंने राजनीति में अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ सदन में प्रस्ताव भी पेश किया, जिस पर 1997 में संसद में 6 दिनों तक बहस भी चली, लेकिन नतीजा सिफर रहा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस मुद्दे पर दशकों से चली आ रही बहस अब तक बेनतीजा ही रही है। देश में चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, अपराधी संसद और विधान सभाओं में पहुंचने में कामयाब हो ही जाते हैं। सियासत और अपराधियों के गठजोड़ का मुद्दा सरकार, चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट के बीच घूमता रहता है। इस पर चिंता जताई जाती है, लेकिन चुनाव आते ही कोई भी पार्टी आपराधिक छवि के लोगों को टिकट देने में बिल्कुल नहीं हिचकती। उत्तर प्रदेश में भी ऐसा कई दशकों से चला आ रहा है। खासकर पूर्वांचल में खूंखार अपराधी चुनाव जीतने की गारंटी हुआ करते हैं। ज्यादातर सियासी पार्टियां अपराध पर लगाम लगाने को अपना चुनावी नारा बनाती है, लेकिन बीजेपी, एसपी समेत सूबे की कोई पार्टी ऐसी नहीं है जिसमें आपराधिक छवि के लोग नहीं रहे हैं। 90 के दशक की शुरुआत में उत्तर प्रदेश की सियासत में मुलायम सिंह यादव का बोलबाला था। कहा जाता है कि उस समय बाहुबल से ही इनकी पार्टी चुनाव जीता करती थी। इसकी काट के तौर पर बीजेपी ने जसवंत नगर विधानसभा से डाकू मान सिंह के बेटे डाकू तहसीलदार सिंह को मैदान में उतार दिया था। कल्याण सिंह हो या मायावती, राजनाथ सिंह हो या मुलायम सिंह यादव, चुनाव में अपराध खत्म करने का वादा कर सरकार वाले नेताओं को चुनाव जीतने पर अपने मंत्रिमंडल में अपराधियों को शामिल करने में कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। सियासी दलों की तरफ से किए जाने वाले वादे, सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग की तरफ से समय समय पर जारी होने वाले निर्देशों के बावजूद अब तक सियासत और अपराध के गठजोड़ पर लगाम नहीं लगा पाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो ऐसे में आज का हमारा सवाल है कि राजनीति, अपराध, जुगलबंदी पर लगाम लगाने में क्यों असमर्थ है सिस्टम? सवाल नंबर दूसरा, क्यों अभी तक राजनीति में अपराधियों की एंट्री रोकने के लिए नहीं बन पाया है कोई भी कड़ा कानून? क्यों अभी तक राजनीति में अपराधियों की एंट्री रोकने के लिए नहीं बन पाया कानून? इसके अलावा समाज के लिए कितना बड़ा खतरा है राजनीति और अपराध की जुगलबंदी? तो चलिए इसी पर चर्चा करते हैं आज, और हमारे साथ जुड़ चुके हैं वासिद मिश्र जी, एडिटर इन चीफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। विजय शंकर पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व सचिव रह चुके हैं भारत सरकार के। बहुत स्वागत है विजय शंकर पांडे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सीबी पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व न्यायाधीश है। बहुत स्वागत है सीबी पांडे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले वासिद जी,
सवाल यही उठ रहा है क्योंकि विकास दुबे का जब केस सामने आया है, एक बार फिर से वही सवाल उठने लगा है कि कहीं ना कहीं विकास दुबे को संरक्षण प्राप्त था राजनीति का। लेकिन जिस तरीके से आपकी पूरी रिपोर्ट देखी, उससे पूरा अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये जो गठजोड़ है सिर्फ आज से नहीं, और उसको खत्म करने के लिए अटल जी से लेकर आज की सरकार तक यही कहती आ रही है कि हम अपराधीकरण को बढ़ावा नहीं देंगे। लेकिन जब तस्वीर आती है वो कुछ और रहती है। देखिए, विकास दुबे जरूर आज की तारीख में एक चर्चा का विषय है, और विकास दुबे ने जिस तरह से पुलिसकर्मियों की हत्या की है उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है, और विकास दुबे के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इस बात में किसी को कोई ना इत्तेफाकी नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक रही बात अपराधीकरण की और राजनीति और सिस्टम के अपराधीकरण की, तो ये एक बड़ा व्यापक मुद्दा है और इस पर विस्तार में चर्चा करना जरूरी है। चाहे वो विकास दुबे के माध्यम से ये चर्चा हो रही हो या कोई और घटना हुई होती तो उसके जरिए एक बार फिर इस पर चर्चा होती। हम संक्षेप में ये बताना चाहते हैं कि लोकतंत्र में या लोकतंत्र की दुहाई जरूर दी जाती है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि जब चुनाव जीतने का वक्त आता है तो उसमें जिताऊ कैंडिडेट खोजे जाते हैं, और तमाम कोशिशों के बावजूद, चाहे वो अटल जी की सरकारें रही हों या उसके बाद की सरकारें रही हों, जब ये नेता विपक्ष में होते हैं तो ज़रूर ये अपराधीकरण के खिलाफ बोलते हैं, राजनीति में शुद्धिकरण की बात करते हैं। लेकिन जब सत्ता में आने के करीब पहुंचते हैं या सत्ता के शीर्ष पर पहुंचते हैं तो इनका नज़रिया बदल जाता है, इनका सोच और इनका मापदंड बदल जाता है। जो अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष में रहते हुए राजनीति के अपराधीकरण के खिलाफ बोलते थे, जब वो सत्ता में आए तो उन्होंने ही एक बोहरा कमेटी भी बनाई थी और जिसके लिए उन्होंने जिम्मेदारी दी थी कि वो राजनीति में बढ़ते अपराधीकरण को रोकने के लिए सुझाव दे। लेकिन दूसरी तरफ वही अटल जी अपनी सरकार चलाने के लिए 28 दलों का गठबंधन बनाए, और उस 28 दलों के गठबंधन में तमाम ऐसे दागी नेता थे जो कि अलग अलग क्षेत्रीय दलों के जरिए लोकसभा के सदस्य थे, और उनके समर्थन हासिल करने के लिए, अपनी सरकार चलाने के लिए उन्होंने उन दागी नेताओं का भी समर्थन लिया। ठीक उसी तरह से अलग अलग राज्यों में भी देखने को मिलता है कि जब जब सरकार बनाने और चलाने की बात आती है तो उस समय सारे मूल्य, सारे मानदंड बदल जाते हैं, और सिर्फ एक ही मानदंड होता है कि किस तरह से चुनाव जीता जाए, किस तरह से सरकार बचाई जाए और किस तरह से सरकार चलाई जाए। उत्तर प्रदेश और बिहार इसका सबसे बर्निंग एग्जाम्पल्स हैं। चाहे बिहार के लालू प्रसाद यादव की सरकार हो या नीतीश कुमार की, या उत्तर प्रदेश में मायावती, मुलायम और बीजेपी की सरकारें हों, सबने अलग अलग वक्त में अलग अलग तरीके से दागी छवि के लोगों की मदद ली, दागी छवि के लोगों की मदद से सरकार चलाई और दागी छवि के लोगों को संरक्षण दिया। वो चाहे दुर्दांत डकैत ददुआ का दौर रहा हो या श्री प्रकाश शुक्ला का दौर रहा हो या आज की तारीख में विकास दुबे का दौर रहा हो। बिल्कुल बिल्कुल। विजय शंकर पांडे जी, यहाँ पर अब इस पूरे केस को देख लें या फिर हर जगह की बात कर लें, यहाँ पर फिर यही आ जाता है कि सब पे सवाल उठते हैं, सिर्फ सरकार पर ही नहीं। अब जिस तरीके से विकास दुबे के केस को देख लें, पूरी पुलिस कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं और हर लेवल के अधिकारियों पर अब सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में क्या ये ऐसे लोग कैसे इतने आगे बढ़ जाते हैं और अब उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती और उसके बाद मामला यही आता है कि इन्हें राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, इसकी वजह से बच रहे हैं? देखिए दीपाली जी, ये बड़ी लंबी कहानी है, जैसा कि वाशिन मिश्रा जी ने अपने उसमें स्टेटमेंट में कहा, और इसकी शुरुआत बहुत पहले हो गई थी। और हर राजनीतिक दल सिर्फ ये चुनावी भाषण है और जब विपक्ष में रहिए तो बोलिए, बाकी सब नाक तक डूबे हुए हैं इस दलदल में, भ्रष्टाचार के और अपराध के दलदल में डूबे हुए हैं। इनमें से एक भी दल और एक भी नेता ऐसा नहीं, मुझे बड़ा कहते हुए मुझे कोई इसमें शर्म नहीं आ रही है या मुझे कोई हेजिटेशन है, एक भी नेता ऐसा नहीं है जो इस अपराध में शामिल ना हो। अगर वो सीधे अपराधियों को अपनी जेब में नहीं बैठाए है तो वह काले धन के धंधे में और चुनाव में काले धन लगाने के धंधे में नाक तक डूबा है।
एक व्यक्ति इस देश में आज ऐसा नहीं मिलेगा आपको जिसने इस आपराधिक कार्य में अपना योगदान न दिया हो। इस स्थिति में जो आज परिस्थितियां बन रही हैं वो आना बड़ा स्पष्ट था। मैंने जब सेवा शुरू की तब से ये स्थिति थी। आज से 38-40 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं, तब भी अपराधी लोग को छूना बड़ा मुश्किल काम था। और शुरुआती दौर में जब कभी हम लोगों ने प्रयास किया तो सलाह ऊपर से यही आती थी नेताओं की, बड़े अधिकारियों की, अरे भाई इन पे हाथ मत डालो। ये देखिए ये बड़ी पुरानी हमारे यहाँ प्रथा बन गई है। अपराधी जो है ये बड़े सैक्रोसेंट हैं क्योंकि इन्हीं के बूते पर हमारे देश की राजनीति चलती है। हमारे देश में राजनीति कुछ बची नहीं है अब, ये सिर्फ बची है अपराधी और पैसा। आपके पास अगर दो लोग नहीं हैं, आप चुनाव लड़ने या राजनीति करने की बात सोच दीजिए। आप उत्तर प्रदेश का परिप्रेक्ष्य देखिए, समाजवादी पार्टी अपराधियों का जमावड़ा, बसपा पार्टी उसमें अपराधियों का जमावड़ा, आप भाजपा देख लीजिए अपराधियों का जमावड़ा, और कांग्रेस जिसने ये शुरुआत की सारी कल्चर की, उसके बारे में मैं क्या कहूँ, उन्होंने ही इस कल्चर की शुरुआत की जिसको आगे चल कर बड़े बड़े हमारे जो सूरमा निकले बात के नेता लोग, उन्होंने उसे अपना लिया। तो ये सारे हमारे राजनीतिक दल इसमें शामिल है। अब इनसे अपेक्षा करना कि ये सुधरेंगे, ये बिल्कुल संभव नहीं है। दूसरी बात जो आती है कि चुनाव सुधार, पुलिस सुधार और कानून बनाना, दीपाली जी इससे कुछ नहीं होने वाला है। ये शुद्ध राजनीतिक विषय है, जनता को इस पर सोचना पड़ेगा और ऐसे भ्रष्ट, ऐसे अपराधी दलों को चुनने से उनको रोकना पड़ेगा। देखिए आप जितने आप चुनावी सुधार कर लें उससे क्या फर्क, आज संविधान में है कि नहीं, आप 75 लाख से ज़्यादा एमपी के चुनाव में खर्च नहीं कर सकते, 28 लाख से ज़्यादा आप उसके एमएलए के चुनाव में खर्च नहीं कर सकते। कौन सा नेता ऐसा है जो इसका 4 गुना खर्च ना करता हो, कानून कुछ कर पाए? तो कानून बनाने से कुछ नहीं होने वाला। देखिए दुनिया में बहुत देश हैं जो लोकतांत्रिक हैं और जहाँ पर अपराधीकरण की स्थिति नहीं है, भ्रष्टाचार की स्थिति नहीं है। इसी लोकतंत्र और इसी व्यवस्था पर उन्होंने अपना चलाया है। फर्क व्यक्तियों पे पड़ता है, कानून से कुछ होने वाला है। मुझे एक और बात कहनी है, वो ये है कि अधिकांश लोग इस समय हल्ला मचा रहे हैं पुलिस सुधार, पुलिस सुधार। ये क्यों आप डाइवर्ट करते हो देश का समय, क्यों व्यर्थ कर रहे हो देश का समय सुधार करके? सुधारों से कुछ नहीं होता। ये व्यवस्था ऐसी बनी हुई है कि अगर ऊपर बैठा व्यक्ति, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और ऊपर के अधिकारी ये अगर बेईमानी छोड़ दें और अधिकारियों को प्रश्रय करने की अपनी मंशा बदल लें, यही पुलिस आपको इन सारे अपराधियों को किनारा लगा देगी और एक अपराधी बाहर नहीं रहेगा। जी। लोग कहते हैं साहब जानकारी नहीं। आप किसी भी जिले में जाकर कहीं चाय की दुकान पे बैठकर 2 मिनट बात कर लीजिए आप कि भाई ये बताइए जिले में कौन कौन अपराधी है। आपको 5 मिनट के अंदर सारे अपराधियों का कच्चा चिट्ठा, कौन अपराधी को कौन पुलिस वाला मदद देता है, कौन अपराधी किस नेता की जेब में है और कौन नेता किस अपराधी की जेब में है, ये आपको खुल के मिल जाएगा। सूचना ये सब है, करने वाला कोई नहीं। इसलिए दीपाली जी हमारे देश के लोकतंत्र एकदम सड़ गया है और लेकिन इससे परेशान होने की जरूरत नहीं, इसमें सुधार लाने की जरूरत है और इसमें सुधार लाने के लिए जनता को ही खड़ा होना पड़ेगा। बिल्कुल जनता को खड़ा होना पड़ेगा। सीबी पांडे जी, यहाँ पर इस केस की अगर बात करें और तो यहाँ पर ये भी उठ रहा है कि किस कानून के तहत मकान ढहा दिया गया और जो हर जगह गाड़ी तोड़ दी गई, ये इस पर सवाल उठ रहे हैं। तो आपसे ज़रा जानना चाहेंगे कि क्या कहता है कानून, और इस पर भी बहुत सवाल उठ रहे हैं कि पहले वो उसे खुलेआम थाने में गोली मार दी, उसके बाद वो रिहा हो गया, उसके बाद इतने सारे केस दर्ज थे, फिर भी वो उस पर मामले दर्ज इतने नहीं होते, 60 मामले दर्ज थे, लेकिन उसके बावजूद कोई कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं होती गई? इसके पीछे का क्या रीज़न हो सकता है? सर लौटेंगे आपके पास, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आगे हम चर्चा करेंगे। वासिन जी यही सवाल आपसे भी, क्योंकि अब यहाँ बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं सिर्फ विकास दुबे को लेकर ही नहीं, और बार बार हर पार्टी अपने आप को पाक साफ बता रही है। देखिए जहाँ तक पुलिस की कार्रवाई का सवाल है तो इसको लेके इसके पहले भी उत्तर प्रदेश में ही एक घटना हुई थी जब कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और अफजाल अंसारी के मकान की कुर्की हुई थी गाजीपुर में, और उस समय अफजाल अंसारी और उनके भाई मुख्तार अंसारी जो बाहुबली हैं, ये दोनों ने हाउस के अंदर आके उस मुद्दे को उठाया था
और कल्याण सिंह की सरकार में ही ये मामला हुआ था। और उस समय के विधानसभा अध्यक्ष केसरीनाथ त्रिपाठी जी, जो बाद में पश्चिम बंगाल के गवर्नर के पद से रिटायर हुए हैं, अभी भी इलाहाबाद में रहते हैं, देश के जाने माने वकील हैं और कानूनविद हैं, उन्होंने जांच का आदेश दिया था। और जांच उन्होंने विधानसभा के सचिव भालचंद्र शुक्ल से कराई थी। जांच में पाया गया था कि पुलिस ने जो कानूनी सीमा है उसका उल्लंघन किया है, कानूनी जो लक्ष्मण रेखा थी उसका अतिक्रमण किया था, और अटैचमेंट का मतलब आरोपी या उसके सगे संबंधियों का मकान गिराना नहीं होता है। तो इस बात को लेकर उस समय भी पुलिस की आलोचना हुई थी, लेकिन वो घटना हुई और बाद में उस मामले में जो भी अधिकारी शामिल थे उनको एक के बाद एक लगातार प्रमोशन मिलता रहा। उसमें से कुछ लोग आज रिटायर हो गए हैं और कुछ लोग भारत सरकार में बड़े पदों पर बैठे हुए हैं। तो ये कोई पहली बार नहीं है। जब कभी भी पुलिस अपने की फेल्योर होती है या पुलिस अपना काम ठीक से नहीं कर पाती है तो बाद में वो लाठी पीटना शुरू करती है, जो कि हिंदी में कहावत है कि सांप चला गया और बाद में हम लाठी पीट रहे हैं। तो वही काम पुलिस का होता है। जब वो अपराधी भाग जाते हैं, अपराध करके निकल जाते हैं, तो उसका पुलिस अपनी तरफ से कार्रवाई शुरू करती है और आसपास के उसके सगे संबंधियों को, तमाम निर्दोष लोगों को आरोपी बना के जेल में डाल दिया जाता है। उनकी पिटाई होती है, उनके घर, उनकी गाड़ियां तोड़ी जाती हैं। वही काम विकास दुबे के साथ भी हुआ है। विकास दुबे का घर गिराया जाना ये बाद जांच का विषय है कि क्या पुलिस के पास कानूनी अधिकार हासिल था कि नहीं, क्या पुलिस ने कोर्ट से उसके लिए परमिशन लिया था कि नहीं। लेकिन उससे बड़ा मुद्दा ये है कि पुलिस की कार्रवाई, पुलिस की रणनीति की जानकारी विकास दुबे को पहले कैसे हो गई। पुलिस के अंदर से ही लोग विकास दुबे के लगातार संपर्क में थे। विकास दुबे के आपराधिक दुनिया की शुरुआत जब थाने में एक बीजेपी के ही नेता की हत्या से हुई थी, संतोष शुक्ला की, और उस समय पुलिस के तमाम लोगों की मौजूदगी में उसने थाने के अंदर संतोष शुक्ला की हत्या की थी। लेकिन जब ट्रायल शुरू हुआ तो पुलिस कर्मियों ने ही विकास दुबे के खिलाफ गवाही नहीं दी। नतीजा ये हुआ कि विकास दुबे बरी हो गया उन आरोपों से। तो जब अदालत में पैरवी का सवाल आता है, जब अदालत में साक्ष्य प्रस्तुत करने का सवाल आता है, उस समय जांच एजेंसियों की तरफ से, प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी की तरफ से मुकदमों की पैरवी उस मजबूती से नहीं होती है और नतीजा ये होता है कि आरोपी आसानी से छूट जाते हैं। यही कारण है कि लगातार उनका प्रभाव बढ़ता रहता है, उनका कद बढ़ता रहता है, उनकी रंगदारी बढ़ती रहती है और उनके डर से तमाम लोग अपना मुंह नहीं खोलते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर हम आज इनके खिलाफ गवाही देंगे तो कल मारे जाएंगे और ना पुलिस हमको बचा पाएगी और ना अदालत से हमको न्याय मिल पाएगा। जी बिल्कुल, अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूर्व डीजीपी यूपी के एकेडी द्विवेदी जी। बहुत स्वागत है एकेडी द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर, सवाल यही विकास दुबे को लेकर उठ रहा है और अपराधीकरण और राजनीति का जो ये गठजोड़ है, इस पर हम सवाल उठा रहे हैं। सर, अब इस पर जो सवाल इतने उठ रहे हैं कि कैसे विकास दुबे भाग गया, तमाम यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन घूम फिराकर पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं कि हर तरफ से पुलिस यहाँ पर दोषी है, क्योंकि सारी जो चीजें थी वो पुलिस की तरफ से ही आगे बढ़ रही थी। लेकिन अभी जितना भी देखे पूरे केस को, तो हर जगह दबाव जरूर बनाया जा रहा है, लेकिन विकास दुबे अभी भी पकड़ा नहीं गया है। इस पर आप किसका फेल्योर मानते हैं? मैं इसके लिए निश्चित रूप से पुलिस ही जिम्मेदार है और इस दुखद घटना के बाद पुलिस, जनपद पुलिस क्या कह लें, प्रदेश की पुलिस जो है लगातार प्रयास कर रही है और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी विकास दुबे के खिलाफ कार्रवाई करने में पुलिस सफल रहेगी। द्विवेदी जी, यहाँ पर कहाँ आपको चूक नजर आ रही है? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि वो वहां से कैसे भाग गया। यहाँ पर जो शहीद हो गए जवान वो तो ठीक है, लेकिन अभी भी यहाँ पर ट्रांसफर किए जा रहे हैं, कुछ सस्पेंशन हो रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि अभी भी वहां पर मुखबिर है। ये बात अब खुलेआम सामने आ रही है, लेकिन फिर भी किसी पर जिम्मेदारी तय नहीं की जा रही है। देखिए, जिम्मेदारी करने की एक तय करने की एक प्रक्रिया होती है जी। बहुत सारी चीज़ें जो सामान्य नागरिक के निगाह के सामने अस्पष्ट होती हैं
उसको विधिसम्मत तरीके से जांच करके ही निश्चित किया जा सकता है कौन जिम्मेदार है। और ये प्रक्रिया निर्धारित है, उसी प्रक्रिया के अनुसार जांच पूरी होने के बाद तब दोषी के खिलाफ कार्रवाई होती है। द्विवेदी जी, आपको नहीं लगता है कि पुलिस की वर्किंग में तो कहीं ना इसमें कहीं थोड़ा समय लगना स्वाभाविक है। द्विवेदी जी, आपको नहीं लगता है कि पुलिस की जो वर्किंग है वो कहीं ना कहीं सेलेक्टिव है? सेलेक्टिव तरीके से जब आप अपराधों के रोकथाम के लिए कार्रवाई करते हैं तो उसमें दिक्कतें आती हैं और अपेक्षित रिजल्ट नहीं मिलता है। आपको नहीं लगता है कि मौजूदा समय में जो पुलिस प्रशासन की वर्किंग है वो सेलेक्टिव है, पिक एंड चूज किया जा रहा है अपराधियों के मामले में और उनके विरुद्ध कार्रवाई के मामले में? नहीं, इस तरीके से तो जनरल स्टेटमेंट नहीं दिया जा सकता है, लेकिन यह जो जनपद कानपुर नगर का प्रकरण है इसमें निश्चित रूप से ऐसा लग रहा है कि पुलिस की तरफ से गलती हुई है, लेकिन इस बात को पूरे प्रदेश पर या अन्यत्र कहीं के लिए नहीं लागू किया जा सकता। नहीं, एक और सवाल है आपसे कि जिस तरह की भाषा पुलिस और प्रशासन के लोग बोलते रहे हैं, क्या वो भी आग में घी का काम नहीं करता है? आपराधिक मामलों के रोकथाम के लिए या अपराधों के रोकथाम के लिए स्ट्रेटजी पर जोर दिया जाना चाहिए, न कि जुमलेबाजी पर। और उत्तर प्रदेश में जुमलेबाजी ज़्यादा देखने को मिल रही है, ग्राउंड लेवल पर तैयारी कम दिखाई दे रही है। नहीं, मैं उत्तर प्रदेश के बारे में इस तरीके की टिप्पणी मैं खुद नहीं कर सकता हूं, लेकिन सैद्धांतिक रूप से ये बात सही है, पुलिस कर्मियों को, पुलिस के अधिकारियों को जुमलेबाजी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए और जो प्रकरण सामने है या अपराधियों के मामले में नियम के हिसाब से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। द्विवेदी जी, हम लोग आपको पहले से भी जानते हैं और आप जब तक नौकरी में रहे तो आप ज़्यादातर स्ट्रेटजी, प्लानिंग, मेथोडोलॉजी पर ज़्यादा आपका फोकस रहता था। आप आज की तारीख की जो पुलिसिंग है, जिसके बारे में कि अभी पांडे जी भी कह रहे थे कि अगर पुलिस को फ्री हैंड दे दिया जाए, एक पुलिस को प्रोफेशनल तरीके से काम करने दिया जाए, तो यही पुलिस अपराधियों को और अपराध पर नकेल कसने में कामयाब दिखाई देगी। आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं उस तरह का फ्री हैंड पुलिस को नहीं मिलता है? नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है कहीं को कि किसी पुलिस अधिकारी पर जो है कार्रवाई करने पर कहीं से कोई रोक है। पुलिस अधिकारी स्वच्छंद रहते हैं, स्वतंत्र रहते हैं, किसी भी अपराध के मामले में अपराधी के खिलाफ नियम के हिसाब से कार्रवाई करने में कोई रोक कभी नहीं रहता है। वो कार्रवाई करें, कोई रोक नहीं है, अभी भी नहीं है। जो हम लोगों की जानकारी है उसमें कहीं कोई रोक नहीं है। अधिकारियों को कार्रवाई अपराधियों के खिलाफ करनी चाहिए। मैं उत्तर प्रदेश से थोड़ा हट के आपसे बात करना चाहता हूँ। पहली अभी एक और दिल्ली में पिछले दिनों दंगे हुए थे और दिल्ली पुलिस के बारे में माना जाता है कि दिल्ली की पुलिस बड़ी प्रोफेशनल फोर्स है, बड़े माने टेक्नोलॉजी की मदद से काम करते हैं और फेयर वर्किंग मानी जाती है। दिल्ली में दो तरह की घटनाएं हुई। दिल्ली के एक तरफ दंगे हुए, दंगे के पहले जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हिंसक वारदातें हुई। दोनों में अपराधी आइडेंटिफाइड थे, दोनों में नामजद थे, दोनों में कार्रवाई का जब सवाल आया तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के बारे में अभी तक किसी को नहीं पकड़ा गया जितने लोग नेम्ड थे एफआईआर में। और दिल्ली के दंगों में भी जो लोग पकड़े जा रहे हैं उसमें एक दल विशेष के लोगों के बारे में कोई उनका आइडेंटिफिकेशन नहीं दिया जा रहा है, खाली चार्जशीट में नाम डाल दिया जा रहा है और दूसरे तरफ के लोगों को पकड़ के जेल भेज दिया जा रहा है। तो क्या इसको आप फेयर वर्किंग मानते हैं? क्या आप इसको मानते हैं कि इसमें इंटरफियरेंस नहीं है पॉलिटिकल पुलिस की वर्किंग में? देखिए, दिल्ली के बारे में मेरी जानकारी बहुत सीमित है। जो मीडिया के माध्यम से अखबारों में या टीवी पर आती वही मैं देख पाता हूँ, वही मैं जान पाता हूँ। तो ऐसी परिस्थिति में दिल्ली पुलिस के कार्य के बारे में मेरा टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। अच्छा, आप अपना अनुभव शेयर करेंगे कि जब आप नौकरी में थे तो आप तो कई सरकारें आपके टाइम में बदली और बनी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज की।
आपको सबसे प्रोफेशनल गवर्नमेंट किसकी लगी आपके अपने नौकरी कैरियर में पूरे, जिसने कि कभी इंटरफियर नहीं किया एडमिनिस्ट्रेटिव कामकाज में, पुलिस के कामकाज में? देखिए, उत्तर प्रदेश के बारे में देखिए, मैं ऐसा इस पर भी कोई टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, मैं इस पर भी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। लेकिन ये ज़रूर है कि मैं तमाम राजनीतिक जो सरकारों में मैं काम किया हूँ और मुझे काम करने में कभी कोई दिक्कत नहीं आई है। और राजनेताओं को या राजनीतिक पार्टियों को दोष देना तो आसान है, लेकिन लोकतंत्र है, लोकतंत्र में लोग अपनी बातें कहते हैं, राजनेता भी कहते हैं। अधिकारियों को विधिसम्मत कार्रवाई करने में कोई दिक्कत नहीं आती है और अपना काम करना चाहिए चुपचाप, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। अच्छा द्विवेदी जी, जो अधिकारी नौकरी में रहते हुए पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर के रूप में काम करते हैं और जब रिटायर हो जाते हैं तो पद पाने के लिए पार्टियां ज्वाइन कर लेते हैं और फिर उस पार्टी के स्पोक्समैन की तरह दूसरे पार्टी के नेताओं को गाली देने लगते हैं, इसको आप कितना मुनासिब मानते हैं? पुलिस के अधिकारी, मैं इतना जरूर कहूंगा, जैसे आपने कहा नौकरी में रहते हुए, हाँ, नौकरी में रहते हुए पुलिस के अधिकारी पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर की तरह काम करते हैं, तो वो सही नहीं है, वो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। नौकरी में रहते हुए जो विभाग के शासन के या नियम कानून के हिसाब से ही काम करना चाहिए। अब रिटायर होने के बाद कौन क्या करता है, सबकी अपनी अपनी आज़ादी है, अपनी अपनी सोच के हिसाब से लोग काम करते हैं, उस पर मैं क्या कहूँ। 10 लोग 10 तरीके से करते हैं, 10 तरीके से व्यवहार करते हैं, काम करते हैं। आज अभी हम लोगों के साथ हमारे पैनल में 2 और वरिष्ठ इस विषय के ज्ञाता बैठे हैं, श्री विजय शंकर पांडे जी और CB पांडे जी। आप दोनों से अच्छी तरह परिचित हैं, आप उन दोनों को अच्छी तरह जानते हैं। आपको ध्यान है विजय शंकर जी ने उत्तर प्रदेश में और देश में एक अभियान चलाया था कि सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल का पालन होना चाहिए और जो लोग नौकरी में से रिटायर होते हैं तो कुछ साल तक उनके लिए एक पाबंदी होनी चाहिए कि कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाली जगह पर कोई जिम्मेदारी न लें, चाहे वो कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी हो या पॉलिटिकल पार्टी की। आप इस बात से सहमत हैं कि इस तरह की पाबंदी लगनी चाहिए खासतौर से सिविल सर्विसेज वाले लोगों को? देखिए, मैं बिल्कुल सहमत हूं, इस तरीके के नियम हैं, आज भी हैं, और उस नियम के हिसाब से ही सेवानिवृत्त अधिकारियों को अपना व्यवहार करना चाहिए। नियम हैं, आज भी हैं। तो द्विवेदी जी, आखिर चूक कहाँ हो रही है कि एक दौर था कि उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा कैबिनेट सेक्रेटरी हुआ करते थे भारत सरकार में। उत्तर प्रदेश से 30-32% लोग भारत सरकार में डेपुटेशन पर आते थे और वो जिन विभागों में जाते थे उन विभागों में उनका अमिट छाप होता था। हम नाम नहीं गिनाना चाहते हैं, एक से एक बड़े समझदार ब्यूरोक्रेट उत्तर प्रदेश से आए जो भारत सरकार से रिटायर हुए, और उत्तर प्रदेश पुलिस से भी तमाम बड़े अधिकारी आए जो कि IB में, रा में, CBI में जाके रिटायर हुए। उन्होंने बड़ा आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया। आज क्या हो गया है कि उत्तर प्रदेश वही है, कैडर स्ट्रेंथ भी उतनी ही है, लेकिन उत्तर प्रदेश के लोगों को भारत सरकार में उस तरह की सेंसिबल और रिस्पॉन्सिबल पोजीशन नहीं मिल रहा है। क्या वजह है? क्या उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी खो दी? क्या आज की तारीख में जो UP में सीनियर अधिकारी हैं वे उतने प्रोफेशनल नहीं रहे जितने पहले हुआ करते थे? या आज एक नौबत क्यों आ रही है कि उत्तर प्रदेश का DGP रिटायर होने के बाद गाना गाने लगता है, फिल्म बनाने लगता है, सीरियल बनाने में अपना टाइम लगाता है? ये क्या, किस तरह का आप देख रहे हैं पतन? क्या वही उत्तर प्रदेश है, वही कैडर है? मैं आपके जी बोलिए। हाँ, ये वही उत्तर प्रदेश है, वही कैडर है। जी। और आपकी इस बात से मैं सहमत हूं कि उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छे अच्छे अधिकारी हुआ करते थे, भारत सरकार में भी और प्रदेश सरकार में भी। मेरा निश्चित मत है कि आज भी उत्तर प्रदेश में भी बड़े अच्छे अच्छे अधिकारी मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, हर रैंक पर। ऐसा ही नहीं केवल IPS अधिकारी, बल्कि एडिशनल SP, डिप्टी SP और नॉन गस्टेड में भी बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं, और जहां पर भी वो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इनकी संख्या थोड़ी सीमित है, कम है।
नहीं, सीमित तो उस समय भी थी जब विजय शंकर पांडे जी उत्तर प्रदेश में थे। 5 लोगों ने मिलके, विजय शंकर पांडे जी, एस.एन. शुक्ला जी, इस तरह के लोगों ने मिलके उस समय भी इतनी ताकतवर लॉबी थी ब्यूरोक्रेसी की, लेकिन उसके खिलाफ इन लोगों ने आवाज़ उठाई और एक एक करके वो सब लोग या तो जेल के अंदर गए और नहीं तो उन पदों से हटाए गए। तो ये तो सवाल इसका नहीं है, सवाल संख्या बल का नहीं है, सवाल विल पावर का है। हमारी सहयोगी दीपाली बाकी लोगों से भी बात करना चाहती हैं। मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछ के फिर दीपाली को कहूँगा कि वो बाकी लोगों से बात करें। आपको द्विवेदी जी पता है कि इस समय जो विकास दुबे के मामले में जिस तरह की पुलिस अपना ही चेहरा जनता के सामने बेनकाब कर रही है कि एसटीएफ ने 3 साल पहले विकास दुबे को पकड़ा था। विकास दुबे का स्टेटमेंट एसटीएफ की लाइब्रेरी में रखा गया था, ऑडियो वीडियो स्टेटमेंट। आज के मौके पर वह स्टेटमेंट मीडिया में कैसे आ गया? किसने दिया? विकास दुबे ने तो दिया नहीं होगा। ठीक उसी तरह से जिस चिट्ठी की बात हो रही है कि कानपुर के एसएसपी अनंत देव तिवारी के खिलाफ अब जांच हो रही है, जो अब एसटीएफ में है, वो आपके अंडर में भी काम कर चुके हैं, आप भी उनको जानते हैं, हम भी जानते हैं। उस अनंत देव तिवारी के बारे में चिट्ठी एक वायरल की गई मीडिया में। वो कहाँ से चिट्ठी वायरल हुई? वो कानपुर पुलिस ने ही वायरल किया होगा। तो ये चिट्ठियाँ अगर पहले से थीं, ये जानकारी अगर एसटीएफ के पास, यूपी पुलिस के पास सारी जानकारी पहले से थी, तो विकास दुबे के खिलाफ कार्रवाई करने से कौन रोक रहा था? कानपुर के पुलिस को, उत्तर प्रदेश की पुलिस को, कानपुर के एसएसपी को, क्योंकि वो अनंत देव तिवारी तो वहाँ से हट गए थे, वो तो एसटीएफ में है। अब घटना तो उसके बाद में हुई है, तो एसटीएफ में जाने के बाद अनंत देव तिवारी के खिलाफ कार्रवाई या विकास दुबे के खिलाफ कार्रवाई या उस इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई करने से कौन रोक रहा था? वहाँ के एडीजी को, वहाँ के आईजी को, वहाँ के एसएसपी को या उत्तर प्रदेश के डीजीपी को क्यों नहीं कार्रवाई हुई? और अब जब विकास दुबे भाग गया है पुलिस वालों को मार के, तब बजाय कि विकास दुबे और विकास दुबे के जो संरक्षक हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, उस फोकस को डाइवर्ट किया जा रहा है। इसको आप किस रूप में देख रहे हैं पुलिसिंग को? देखिए, आपने काफी लंबा प्रश्न कर दिया, कई बातों के एक साथ जोड़ दिया है। मैं इतना ही कहूंगा, एक कानपुर प्रकरण में जो सामने तथ्य आ रहे हैं उनको देखने से ये लग रहा कि निश्चित रूप से विकास दुबे के प्रकरण में स्थानीय पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई में बड़ी भूल, बड़ी चूक, बड़ी लापरवाही, मिली भगत वगैरह की बातें हैं। तो इसके लिए वहां के अधिकारी ही जिम्मेदार हैं। ये अधिकारियों का काम है कि वो अधीनस्थ लोगों के काम पर निगाह रखें और उनका अच्छा पर्यवेक्षण करें, उनका मार्गदर्शन करें। जहां वो गलती कर रहे हैं, लापरवाही कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। आपने कहा वो चीजें वायरल हो रही हैं, उनके चिट्ठी जो है, यहाँ मुझे अखबारों से जानकारी मिली कि वो शायद जो डीएसपी मरे हैं देवेंद्र मिश्र, उनके मोबाइल फोन में वो चिट्ठी थी और वहां से उनकी लड़की ने इसको वायरल किया है। सच्चाई क्या है मैं नहीं जान सकता, लेकिन ये बात मैं अखबारों में जो आई और मेरी निगाह पड़ी उसके आधार पर मैं कह रहा हूं। लेकिन ये केवल नॉन गस्टेड स्टाफ ही इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। जो सीनियर ऑफिसर हैं किसी भी जिले के, जैसे इस मामले में कानपुर के हैं, उनको ये सब चीजें देखना चाहिए। केवल अधीनस्थों पर ही सारी बातें नहीं छोड़ देनी चाहिए। ये आश्चर्य की बात है और चिंताजनक बात है कि 2001 में जो थाना सिवले में संतोष शुक्ला जी का मर्डर हुआ था, उसमें ज्यादातर गवाह पुलिसकर्मी ही रहे हैं। वो गवाह कैसे मुकर गए, क्यों मुकर गए, क्या किसी ने उसको देखा? अगर थाने में हुए मर्डर में जो है तो अभियुक्त छूट जाएगा ट्रायल पर, तो अन्यत्र मर्डर होने पर जो है उसकी क्या हालत होगी? ये सामान्य नागरिक इन बातों को सोचता है, विचार करता है, इसका जवाब पुलिस को ही देना है। तो पुलिस की लापरवाही इस मामले में है और जांच हो रही है। जो हम लोगों की इधर उधर से जानकारी मिल रही है, जांच में निश्चित रूप से मैं उम्मीद करता हूं जिम्मेदारी तय होगी और जो भी जिम्मेदार होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और मुझे उम्मीद है कार्रवाई होगी। चलिए ठीक है, लौटेंगे आपके पास। विजय शंकर पांडे जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, इसको चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटते हैं।
तो सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि देश के मौजूदा सांसदों विधायकों में हर पांचवा नेता किडनैपिंग जैसे संगीन अपराधों के से घिरा हुआ है। ऐसे अपराधी नेताओं के मामले में बीजेपी नंबर 1 पर है और कांग्रेस दूसरे नंबर पर है। और इस बात का खुलासा यहाँ पर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि एडीआर ने किया है। और एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019 में लोकसभा में चुनकर आए 542 सांसदों में से 233 सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें 159 के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज होने के साथ ही लंबित भी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक लोकसभा में चुनाव में 2009 के बाद लोकसभा में दागी सांसदों की संख्या में 44% की बढ़ोतरी हुई है। 2014 में लोकसभा में कुल 542 सांसदों में से 185 सांसदों के ऊपर क्रिमिनल केस दर्ज थे। करीब 34% दागी सांसद लोकसभा में पहुंचे थे। वहीं 2009 के चुनाव में 162 सांसद यहां पर दागी थे, यानी करीब 30% क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले सांसद लोकसभा की शोभा बढ़ा रहे थे। 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद जीते हुए 539 उम्मीदवारों के बैकग्राउंड का अध्ययन किया गया। पता चला कि 233 सांसदों के ऊपर क्रिमिनल केसेस चल रहे थे। वहीं 2009 के मुकाबले 2019 में 44% ज्यादा क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले सांसद लोकसभा में पहुंचे थे, यानी 10 साल में संसद के भीतर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले सांसदों की संख्या करीब 2 गुनी हो गई है। वहीं साल 2004 में संसद के 24% सदस्यों पर आपराधिक मामले लंबित थे, जो साल 2009 में संसद के कुल सदस्यों में से 30% सदस्यों पर आपराधिक मामले लंबित हो गए थे। वहीं साल 2014 में क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले सांसदों की संख्या बढ़कर 30% हुई, तो साल 2019 में चुनकर आए कुल सदस्यों में 43% पर आपराधिक मामले दर्ज हुए हैं। तो चलिए विजय शंकर पांडे जी का रुख करते हैं। विजय शंकर पांडे जी, यहाँ पर एडीआर की रिपोर्ट बताती है और जब चुनाव आता है तब भी ये कहा जाता है कि हम आपराधिक मामलों के में जो भी यहाँ पर लिप्त होगा उसे हम टिकट नहीं देंगे, लेकिन जब चुनाव आते हैं, जब टिकट बांटने की बारी आती है तो ये केसेस सामने आ जाते हैं। और फिर चाहे वो चुनाव आयोग की रिपोर्ट हो, चाहे कोर्ट में पूरा मामला हो, फिर इतनी संख्या कैसे बढ़ जाती है? क्या इस पर ध्यान नहीं दिया जाता या फिर ये बस देखने के लिए आंकड़े रहते हैं? देखिए दीपाली जी, ये जो आंकड़े हैं ये हर बार, जैसा आपने सही कहा, चुनाव से पहले खूब जोर पकड़ते हैं, उसके बाद सब शांत हो जाते हैं और स्थिति बद से बदतर होती जाती है। देखिए समस्या ये आती है जब ये अपराधी लोग जब एमएलए और एमपी बनते हैं तो नीचे के जो पुलिस विभाग है या अन्य विभाग हैं उनकी क्या स्थिति होती होगी, आप ज़रा विचार करें। आप सोचिए कि हत्या के अपराधी, हत्या के को समर्थन देने वाले, संरक्षण देने वाले अपराधी जब एमएलए होकर 50-20 लोगों के साथ 5 गाड़ियों में असलहों के साथ किसी अधिकारी के पास जाएंगे तो वो अधिकारी से आप अपेक्षा करते हैं कि वो बड़ा न्यायपूर्ण ढंग से और बड़े निष्पक्ष ढंग से मामलों का निस्तारण करेगा। अरे उसकी हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि उसकी व्यक्तिगत सुरक्षा तुरंत खतरे में होती है और अगर उसने न सुना तो वहीं पर लात जूते खा जाएगा और बाद में विधायक जी और सांसद जी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा देना ही बहुत बड़ी सफलता मानी जाएगी। देखिए, मैं हमेशा इस बात पे बड़ा मुझे दुख होता है कि जब हंगामा होता है टीवी पर और अखबारों में कि ये हुआ, मुकदमा नहीं दर्ज हुआ, मुकदमा लगता है जैसे मुकदमा दर्ज हो जाने से सारी बैतरणी आपने पार कर ली। अरे मुकदमा दर्ज करना क्या, एक कागज है उस पर मोहर लगा देता है थाना और एक बही होती है उस पर दर्ज कर देता है, उसका कुछ होना होना तो है नहीं। आप बता दीजिए, अधिकारियों को पीटने के मामले में और वो दुर्व्यवहार करने के मामले में कोई जेल गया, कोई दंडित हुआ। दूसरा, मैं आपसे एक बात जो महत्वपूर्ण कहना चाहता हूँ वो ये कि जो भी आंकड़े एडीआर इकट्ठा करता है वो आंकड़े टिप ऑफ द आइसबर्ग जिसे कहते हैं, मतलब वो प्रदर्शित नहीं करते कि देश की राजनीति की स्थिति क्या है। देखिए, भ्रष्टाचार भी एक अपराध है हमारे देश के कानून के अनुसार और उस अपराध के अपराधी हर एक नेता है, हर एक। उसमें से शायद इक्का दुक्का बच जाए, मैं ये मानता हूँ कि एकदम ये नहीं कहना चाहिए कि कोई भी नहीं है, शायद गिनती भर के लोग बच जाएं, बाकी सब अपराधी हैं, सब भ्रष्ट हैं। तो इनके भी नाम के सामने लिख देना चाहिए कि ये इनके विरुद्ध आईपीसी और मामलों में तो दर्ज नहीं है, परंतु यह भ्रष्टाचार के आरोप में तो निश्चित रूप से शामिल है जी। तो इस समय हमारे देश की राजनीति की स्थिति है, सभी
अपराधी गण, चाहे वो भ्रष्टाचार में, देखिए हमारे देश में बड़ा गलत हो गया है कि मारपीट का मुकदमा और 188 का मुकदमा होने से 144 तोड़ने वाले मुकदमे को तो अपराधी घोषित करते हैं, लेकिन रिश्वत खाने वालों का कोई मुकदमा नहीं दर्ज होता और अधिकांश कमीशनबाजी में लिप्त हैं। ये मुझे कहने में कोई संकोच, आप किसी से पूछ लीजिए, मतलब आप अपने रिपोर्टर को भेज दीजिए कहीं किसी जिले में, अपने जिलों में पूछ लीजिए कि कोई यहाँ पे विधायक सांसद ऐसा है कि जो शायद न लेता। इक्का दुक्का मैं आपसे कह रहा, हो सकता है ना हो, अधिकांश की यही हालत है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारे देश की राजनीति बड़ी विकृत हो गई है। बिल्कुल। सीबी पांडे जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? पूरा गठजोड़ है और इसी का खामियाजा हम लोग भुगत रहे हैं। ठीक है, सीबी पांडे जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? पांडे जी, यहाँ पर सवाल ये भी हो रहा है कि कई यहाँ पर सिर्फ विकास दुबे ने, इस पर तो कितने मामले दर्ज थे, वो अभी आराम से घूम रहा था, ये तो ये मामला सामने नहीं आता तो शायद विकास दुबे पर कोई केस भी आगे भी नहीं दर्ज होता और शायद कोई कार्रवाई भी नहीं होती है, वो खुलेआम घूमता रहता है। ऐसे ना जाने कितने अपराधी हैं जो जेल में हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी राजनीति भी चमका रहे हैं और उनका काम भी बकायदा जेल में चल रहा है। ऐसे में कानून क्या कहता है, कैसे सब बच रहे हैं? कानून तो सजा दे सकता है, कानून में अगर गवाही होगी तो न्यायालय लाएगा और सजा देगा। चलो बात है कि सजा देने से बहुत न्यायालय होगा, बहुत लेकिन बहुत सारे अपराधी आपको मिलेंगे कि जो हैं और लगता है यहाँ पर बातचीत नहीं हो पा रही है सीबी पांडे जी से, क्योंकि कुछ कनेक्शन की दिक्कत आ रही है। द्विवेदी जी, आपके पास फिर से सवाल लेते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर बोल रहे थे कि चूक हुई है, लेकिन चूक भी ऐसी हुई है कि बाद में भी ये बहुत सारे ये भी सवाल उठ रहे थे कि जब यहाँ पर हर जगह को सील करना चाहिए था, उसे पकड़ना चाहिए था, क्योंकि वो चल भी नहीं पाता था विकास दुबे, उसके बावजूद पुलिस इतने घंटे हो चुके हैं, 4 दिन होने को आ रहे हैं, अभी तक विकास दुबे को नहीं पकड़ पाई है, लेकिन एक नौकरानी से जरूर पूछताछ की जा रही है, हर जगह पर दबिश दी जा रही है। क्या लग नहीं रहा कि अभी भी पुलिस उस तरीके से काम नहीं कर रही जैसा करना चाहिए? नहीं, पुलिस काम कर रही है और किस तरीके से काम कर रही है, उस सारी बातों को मीडिया में पुलिस के लोग नहीं कहते और कहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उससे अपराधी को अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलता है। मेरी जो जानकारी है, अपराधी जो भागे रहते हैं वो अखबारों वगैरह को पढ़ते रहते हैं, टेलीविजन वगैरह भी कहीं देखते रहते हैं, तो बहुत सारी कार्रवाई को वो पुलिसकर्मी या पुलिस के अधिकारी मीडिया में नहीं कह सकते, लेकिन मुझे विश्वास है कि ये लोग अच्छी कार्रवाई कर रहे होंगे और जल्दी वो पकड़ा जाएगा। अच्छा सर, यहाँ पर ये भी बहुत सवाल उठ रहे हैं कि विकास दुबे को जिंदा पकड़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ, लेकिन जब सवाल किए जा रहे हैं चाहे नेताओं से या किसी से, तो बस ये कहा जा रहा है कड़ी कार्रवाई की जाएगी, चाहे जिंदा हो चाहे मुर्दा, पकड़ा जरूर जाएगा। देखिए, अब उसने अपराध किया, एक बहुत जघन्य अपराध किया है, तो अपराधी को गिरफ्तार करना पुलिस का काम है, उसकी ड्यूटी है पुलिस की। अब पुलिस उसको गिरफ्तार करेगी, गिरफ्तारी के समय की परिस्थितियों पर निर्भर करता कि आगे घटनाक्रम किस तरीके से बदलता है या क्या रूप धारण करता है। जिंदा पकड़ने या मुर्दा पकड़ने ये सब बातें मैं नहीं कह पाऊंगा, लेकिन उसने अपराध किया तो उसको अरेस्ट करना पुलिस का काम है, पुलिस प्रयास कर रही है और मुझे विश्वास है जल्दी पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेगी। ठीक है, सीबी पांडे जी आवाज आ रही है, आप फिर से बोलिए, क्योंकि उस वक्त आपकी आवाज नहीं आ रही थी क्लियर। जी बोलिए बोलिए। आप आवाज मिल रही है? हाँ जी बोलिए। देखिए, ये है कि पुलिस को इस मामले में, जैसे विकास दुबे वाले मामले में, मैं तो ये समझता हूँ कि इस मामले में ज्यादा जिम्मेदार पुलिस और राजनीति और अपराधी तीनों, तो जिस तरह से सारी घटना हुई है, इसमें ऐसा है कि तीनों के मिले हुए हैं, राजनीति वाले मिले हुए थे, जिसे विकास दुबे का सजा बैठा गया और उनसे वो अपराध कर रहा है और फिर भी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। और देखिए, पूरी घटना में पुलिस जिस तरह से काम की है, मतलब रात में जाते हैं और सारे इस तरह से पुलिस काम करती है कि घर में किसी छापा मारे और मरने वाले घर में एक भी नहीं मर रहे और सारे के सारे पुलिस वाले मर रहे। ये कौन सी पुलिसिंग है? स्टेट की पुलिसिंग को मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि यहाँ पुलिस है या ये जैसे हम स्टेट लोग पिछले गए किसी घर में अब आने बिना किसी ट्रेनिंग के बिना, या तो जान लोग ऐसा सोचे कि वहाँ केस वहाँ होगा और जाएंगे उसको, और पहले से तैयारी रही होगी किसी को कि भाई इन्हें तो सबक सिखाना है। तो ये बड़ा ये दुर्भाग्यपूर्ण, सारा पुलिस की छवि को तो बिल्कुल रोक दिया है लोगों ने, पुलिस के अधिकारियों। तो ये तो बिल्कुल ही मैं नहीं समझता
समझता हूँ कि ये तो पुलिस का जिम्मेदारी का काम नहीं किया गया। यहाँ पर सीबी पांडे जी, सवाल ये भी उठ रहा है, ये जो लगता है बातचीत नहीं हो पा रही है। बासिन जी, आपका एक्सपीरियंस क्या बताता है, क्योंकि अभी सभी यही कह रहे हैं कि विकास दुबे पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जो नेता इस पर लिप्त होंगे उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। क्या ऐसा हुआ है कि क्योंकि ये अकेला विकास दुबे तो है नहीं, ऐसे कई निकल चुके हैं, उन पर वाकई उनके साथ जो रहे हैं उन पर भी कार्रवाई की गई हो? मुझे लगता है कि थोड़ा मामला अभी काफ़ी बर्निंग है, तो इसलिए सब लोग कार्रवाई की बात कर रहे हैं, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की बात कर रहे हैं। ज्यों-ज्यों कोई कुछ दिन और गुजर जाएगा या इससे बड़ी कोई घटना देश के किसी हिस्से में हो जाएगी तो शायद इधर से ध्यान मीडिया का थोड़ा हटेगा, और जब मीडिया का ध्यान हटेगा तो जांच एजेंसियां भी अपने तरीके से फिर कछुआ चाल चलने लगेंगी, जैसे इसके पहले की घटनाओं में देखने को मिला है। सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, जिसका जिक्र अभी विजय शंकर पांडे जी ने भी किया था, कि अपराधीकरण के मामले में सिर्फ हत्या का अपराधी अपराधी नहीं है, जो इकोनॉमिक ऑफेंडर्स हैं, जो सिस्टम को पोल्यूट कर रहे हैं, वो भी उतने ही बड़े अपराधी हैं जितना कि एक हत्या करने वाला व्यक्ति अपराधी है। और हत्या अपराधीकरण के कैटेगरी में उनको भी उतना ही गंभीरता से लिया जाना चाहिए। दूसरी बात कि सुप्रीम कोर्ट का पिछले दिनों एक रूलिंग आई थी कि अगर कोई विटनेस किसी दबाव में या किसी लालच में हॉस्टाइल होता है और पहले उसने बयान दर्ज कराया है कि हाँ उसके सामने वो आई विटनेस रहा है या उसके सामने वारदात हुई है, और बाद में किसी से पैसा लेके या भयवश वो हॉस्टाइल होता है, तो विटनेस के खिलाफ भी कार्रवाई करने का अधिकार प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी को होगा। तो जब कानपुर के मामले में, संतोष शुक्ला के मामले में पुलिस वाले कोर्ट में जाके हॉस्टाइल हुए, तो उन पुलिस कर्मियों के खिलाफ क्या पुलिस विभाग की तरफ से कोई कार्रवाई हुई थी कि उन लोगों ने पहले आई विटनेस के रूप में बयान दर्ज कराया, जब ट्रायल के दौरान कैसे वो हॉस्टाइल हो गए? अदालत में तो इस बात के निर्देश हैं और पहले से व्यवस्था है कि अगर कोई लालच से या भय से हटता है, और दूसरा विटनेस को प्रोटेक्ट करना, विटनेस को सिक्योरिटी देना और विटनेस को अपराधियों से बचाने की जिम्मेदारी भी प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी की है। तो प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी ने प्रोटेक्शन क्यों नहीं दिया उन पुलिस वालों को? अगर उस समय विकास दुबे के खिलाफ कार्रवाई हो गई होती, अब पुलिस कर्मियों ने अपनी गवाही उनके खिलाफ दे दी होती, तो शायद ये जो वारदात हम लोगों को देखने को मिली है, ये नहीं होता और विकास दुबे जेल के अंदर होता, उसका कन्विक्शन हो गया होता। तो इसके बारे में पुलिस विभाग के पास क्या जवाब है, या उत्तर प्रदेश सरकार के पास क्या जवाब है? ऐसे पुलिसकर्मियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई, उसके लिए कौन लोग जवाबदेह थे? बिल्कुल द्विवेदी जी, आपके पास है जवाब? द्विवेदी जी। हाँ, ये पूछ रहे हैं कि मेरे पास इसका कोई जवाब है? हाँ जी सर। दरअसल मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि ये जो संतोष शुक्ला जी वाले मर्डर केस में जो पुलिस कर्मियों की गवाही के कारण ना होने के कारण वो छूट गया अभियुक्त, उसमें जांच हुई या जांच नहीं हुई? अगर कोई जांच नहीं हुई है तो अभी भी जांच हो सकती है, और जिम्मेदार जो पुलिसकर्मी है जो अपनी गवाही से मुकर गए हैं या हॉस्टाइल हो गए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई अभी भी हो सकती है। इस बात को अभी भी जांचा जा सकता है कि उस समय के अधिकारियों ने इस पर क्या ध्यान दिया, कोई कार्रवाई क्यों नहीं किया। ठीक है, तो इसके बारे में मुझे सही जानकारी है नहीं, लेकिन अभी भी इस बिंदु को देखा जा सकता है, जांच किया जा सकता है और कार्रवाई की जा सकती है। विजय शंकर पांडे जी, यहाँ पर जब पूरी जो स्थानीय की बात की जा रही है, वहां पर शुरुआत से पता था कि दुबे का यहाँ पर पूरा दम चलता था, फिर भी वहां पर कोई किसी भनक नहीं लगी, वो तो ये मामला सामने नहीं आता तो शायद आज भी विकास दुबे को कोई नहीं जानता। तो कहाँ आप मान रहे हैं चूक, और अब क्या करने की जरूरत है? देखिए, इस प्रकरण में 2-3 बातें बहुत साफ निकल के आ रही, जैसा कि वाशीन जी ने कहा कि जिस समय वो हत्या का मामला चल रहा था उसमें गवाही न देने के कारण ये अपराधी छूट गया।
तो इस पर कोई लोग कौन जिम्मेदार थे? देखिए, ये इस तरह के मामले हमारे प्रदेश में रोज हो रहे हैं और अधिकांश अपराधी छूट जाते हैं। हमारे यहाँ कन्विक्शन परसेंट, मतलब जो सज़ा का जो प्रतिशत है, बहुत कम है। मुझे इस समय एग्जैक्ट फिगर याद नहीं, इसलिए मैं कह नहीं सकता, लेकिन ये सामान्यतः आप जान लें कि बहुत कम। इसका मतलब है कि अगर जो FIR होती है और जांच होती है, उसके बाद सज़ा वज़ा बहुत कम लोग पाते हैं। तो उसमें एक विकास दुबे जी भी थे। देखिए, आप ईमानदारी की स्थिति ये है कि प्रदेश के हर ज़िले में दर्जनों दुबे जी हैं, समझ रहे हैं आप? विकास दुबे दर्जनों हैं, और ये सब पुलिस प्रोटेक्शन और राजनीतिक संरक्षण में ही जी रहे। नहीं तो पुलिस के पास इतनी शक्तियां और इतनी जानकारी होती है वो कभी बचे ना। तो ये वारदातें जो हो रही हैं, ये वारदातें आगे भी होती रहेंगी, ये भी निश्चित मानिए, क्योंकि ये विकास दुबे एक वो मात्र है, एक सिंबल मात्र है। इस तरह के कई लोग हैं। आपको याद होगा एक समय में अतीक अहमद इलाहाबाद में बहुत बड़े हुआ करते थे, सांसद हुए 2-3 बार, और एक डकैत थी जिसने बेमई कांड किया, वो सांसद हुई। मतलब हमारी जो राजनीतिक परिवेश में जो स्थितियां हैं वो इतनी भयानक हो गई हैं कि शर्म लिहाज खत्म हो गया है, और सिर्फ ये चाहिए कि किसी तरह से सत्ता में आए। जी, जो बिंदु इस चर्चा में आ रही है उसमें यही है कि ये हमारा राजनीतिक जो परिवेश एकदम अपराधियों पे आश्रित हो गया है, इसलिए अपराधीकरण बढ़ गया। देखिए, राजनीति का अपराधीकरण हुआ, अपराधियों का राजनीतिकरण हो गया, क्योंकि अधिकांश अपराधियत राजनीति। बिल्कुल, जब तक ये खत्म नहीं होगा तब तक बिल्कुल सही। सर, मेरे पास समय कम है, इसलिए मैं आपको रोकूंगी। तब तक कार्य प्रणाली का सुधारना वो मुश्किल है। सर, मुझे माफ कीजिए, मेरे पास समय इतना है, इसलिए मैं रोक रही हूँ, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अब सवाल यही है कि राजनीति का जो अपराधीकरण हुआ या फिर अपराधीकरण का जो राजनीतिकरण हुआ, इसको रोकना बहुत पड़ेगा, वरना एक विकास दुबे क्या, ऐसे दसों विकास दुबे आगे भी मिलेंगे और चुनौतियां देते रहेंगे पुलिस को भी और साथ ही राजनीति को भी। फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है।